हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 9। हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पार्ट फर्स्ट। ठीक है, ये जो स्ट्रगल थी हमारी फ्रीडम के लिए वो हम दो पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट, और चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था इसका, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इस लेक्चर का, जिसमें हमने पढ़े थे रीजंस फॉर राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि लोगों के मन में नेशनलिज्म यानी कि अपने देश के प्रति जो प्यार होता है, जो रिस्पेक्ट होती है, वो कैसे जागा, है ना। वो ये जो फीलिंग थी ये कैसे जागी, इसके कुछ फैक्टर्स हमने पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि अंग्रेज़ों ने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया था, जिसकी वजह से लोग जो भारतीय थे वो बहुत हर्ट हुए थे। ये था। दूसरा था स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, यानी कि अंग्रेज़ अपने एजुकेशन सिस्टम लाए थे, तो उनकी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके उन लोगों को पता चला कि वो लोग कैसे एरिया में रह रहे हैं, उनके साथ क्या गलत हो रहा है, किस चीज़ में क्या हो रहा है, वो चीज़ उन्हें पता पड़ी। रोल ऑफ द प्रेस, जो मीडिया थी, जो प्रेस थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से जो न्यूज़पेपर्स थे, जो जर्नल्स वगैरह आते थे, उनमें बताया कि नेशनलिज्म कितना ज़रूरी है, कि और जो अंग्रेज़ हैं वो किस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये सब बताए थे। और लॉर्ड लिटन की पॉलिसीज़ आई थी कुछ, ठीक है, वो हमने पढ़ी थी। फिर हमने कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस के बारे में पढ़ा और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा था। तो आज हमें पढ़ना है द अर्ली नेशनलिस्ट और मॉडरेट्स। 1885 से 1905 के बीच में इनका ड्यूरेशन रहा, इन मॉडरेट्स का। ठीक है, तो आज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्ली नेशनलिस्ट और मॉडरेट्स 1885 से 1905 तक रहे थे। इसमें बोल रहा है द फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ द कांग्रेस फ्रॉम 1885 टू 1905 आर मैंशनड एज द अर्ली नेशनलिस्ट फेज और द मॉडरेट फेज। कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था, तो तब से लेकर 1905 का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं द अर्ली नेशनलिस्ट फेज या द मॉडरेट फेज। द लीडर्स फॉलोड अ माइल्ड एंड मॉडरेट पॉलिसी ऑफ प्रेयर एंड पेटिशन। जो लीडर्स थे उन्होंने एक माइल्ड यानी कि एक हल्की और मॉडरेट पॉलिसी फॉलो करी थी प्रेयर एंड पेटिशन की, यानी कि प्रे करो और पेटिशन यानी कि अपनी अर्जी जो है उसे दाखिल कर दो, उसे अप्लाई कर दो। देयर एम वॉज निगोसिएशन नॉट कन्फ्रंटेशन विद द ब्रिटिश। उनका एम क्या था? उनका मेन एम था कि उन्हें अंग्रेज़ों के साथ क्या करना है? निगोसिएशन करना है, कन्फ्रंटेशन नहीं करना है, यानी कि अंग्रेज़ों के साथ रहना है, उनके अपोजिट में नहीं जाना है, उन्हें कन्फ्रंट नहीं करना है, यानी कि उनका सामना नहीं करना है, उसकी जगह उन्हें निगोशिएट करना है उन्हें अंग्रेज़ों के साथ। उनका मेन एम ये था, किनका? जो अर्ली नेशनलिस्ट थे। तो इस फेज़ के प्रोमिनेंट लीडर्स कौन से थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी, एस.एन. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलांग एंड एम.जी. रानडे, ये इस फेज़ के कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे। ड्यूरिंग दिस फेज़, इस फेज़ में क्या हुआ? द कांग्रेस क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड डिमांडेड रिफॉर्म्स। कांग्रेस ने क्रिटिसाइज़ किया यानी कि अपोज़ किया, अपोज़ किया किसकी चीज़ का? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का अपोज़ किया और रिफॉर्म्स डिमांड किए, यानी कि उन पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस उन्होंने डिमांड किए कि इसमें कुछ चेंजेस ऐसे होने चाहिए। दे हैड फेथ इन द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कांग्रेस में जो लीडर्स थे उनका फेथ था, उनका विश्वास था कि ये जो ब्रिटिश सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये अच्छा सिस्टम है, और उनका ये भी मानना था दैट इंडिया कुड डेवलप बाय स्टेइंग विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, कि भारत का जो डेवलपमेंट है, जो विकास होना है भारत का, वो ब्रिटिश एम्पायर में रहकर भी हो सकता है। किनका मानना था ये? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये जो मॉडरेट्स थे, ठीक है, इनका मानना था कि ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, उस सिस्टम में विश्वास रखते थे। उनका ये मानना था कि भारत का जो विकास है, जो उसकी भारत की प्रगति है, वो ब्रिटिश एम्पायर में रहकर भी हो सकती है, ब्रिटिश के राज्य में भी हो सकती है। दे डिड नॉट डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कांग्रेस जो थी वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांग रही थी, पूर्ण स्वराज नहीं मांग रही थी, बट डोमिनियन स्टेटस मांग रही थी, दैट इज़ ऑटोनॉमी और स्वराज विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि डोमिनियन स्टेटस। जो कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जगह डोमिनियन स्टेटस मांगा, मीन्स स्वराज विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही उन्होंने स्वराज मांगा था। ये देखिए आपको यहाँ पर नीचे डोमिनियन स्टेटस का मीनिंग और ऑटोनॉमी दिखाया हुआ है। डोमिनियन स्टेटस अ सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि वो पूरे जो जितना भी एरिया ब्रिटिश एम्पायर के अंडर था उसमें से एक एरिया अपने लिए चाहते थे, जहाँ पर वो अपनी सरकार बनाकर अपना ही क्या कर सकें, वो अपने आप उसे गवर्न कर सकें, यानी कि ऑटोनॉमी यानी कि सेल्फ रूल, अपना शासन वो लोग चाहते थे। पूर्ण स्वराज की जगह उन्होंने ये मांगा कि एक पूरे ब्रिटिश एम्पायर में उन्हें एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी मिल जाए, यानी कि जिससे
एक ऐसा एरिया मिल जाए जहाँ पर वो लोग गवर्न करें, ठीक है। तो उन्होंने ये मांगा था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जगह उन्होंने डोमिनियन स्टेटस मांगा था, इसी को हम डोमिनियन स्टेटस बोलते हैं। ये देखिए आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है, ये है फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की फ़ोटो। अभी आगे देखते हैं सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिमांड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट वर। कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स क्या थी अर्ली नेशनलिस्ट की। पहली, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस टू हाई पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उस दौरान क्या था, जो भारतीय थे उन्हें नीची पोस्ट पर रखा जाता था। जो भी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, जो भी उनका साम्राज्य था, उसमें हाई पोस्ट की जगह उन्हें लो पोस्ट पर रखा जाता था, किन्हें, भारतीयों को। तो इन नेशनलिस्ट की, जो मॉडरेट फेज़ के नेशनलिस्ट थे, इनकी यही डिमांड थी कि भारतीयों को हाई पोस्ट दी जाए एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। नेक्स्ट उनकी क्या डिमांड थी, कंडक्टिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंडिया एंड इंग्लैंड साइमल्टेनियसली। जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, गवर्नमेंट जॉब के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन्हें इंडिया और इंग्लैंड में साइमल्टेनियसली हो, यानी कि जब इंग्लैंड में या जब इंडिया में हो रहे हैं तभी इंग्लैंड में हो या इंडिया में हो, समझ गए। नेक्स्ट है रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर। जो मिलिट्री में खर्चा हो रहा है, यानी कि जो भी हथियार है या औजार हैं, जो भी हमें हथियार चाहिए होते हैं मिलिट्री में, या फिर जो भी सेना है उसके ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है वो रिड्यूस किया जाए, उसे कम किया जाए उस खर्चे को। नेक्स्ट उनकी डिमांड थी रिडक्शन इन टैक्सेस कम कर दिए जाएं। और उनकी लास्ट एक और डिमांड थी मेकिंग पॉलिसीज़ टू बेनिफिट इंडियन इंडस्ट्रीज़, की कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाएं जिससे जो भारत की इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट हो, ठीक है, उन्हें फ़ायदा मिले। ये कुछ उनकी डिमांड्स थी। बट दे सून रियलाइज दैट, बट ये जो नेशनलिस्ट थे उन्हें भी ये बात बहुत जल्द ही रियलाइज़ हो गई, ये महसूस हो गई दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट पेड लिटिल हीड टू द डिमांड्स ऑफ द कांग्रेस, कि ब्रिटिश सरकार जो है उन्होंने लिटिल हीड यानी कि ज़रा भी ध्यान नहीं दिया है, ज़रा बहुत ध्यान दिया है बस कांग्रेस की डिमांड्स जो उन्होंने रखी थी, ये जो हमने 5 डिमांड्स पढ़ी हैं इनकी तरफ ज़रा बहुत ही ध्यान दिया है, कुछ ऐसा सीरियसली उन्होंने इन बातों को नहीं लिया है। किन्हें महसूस हो गई ये बात, मॉडरेट्स फेज़ के जो लीडर्स थे उन्हें महसूस दे गई। दो इनिशियली देयर एटीट्यूड वॉज सिंपैथेटिक टूवर्ड्स दी कांग्रेस। अब स्टार्टिंग में क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था, जो उसका रवैया था, वो कांग्रेस की तरफ सिंपैथेटिक था, यानी कि सिंपैथी दे रहे थे वो उन लोगों ने। द ब्रिटिश सून डिस्प्लेड एन ओपन हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स इट, ठीक है। स्टार्टिंग में तो अच्छे से बिहेव कर रहे थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी कांग्रेस के साथ बहुत अच्छे से और सिंपैथी दे रहे थे, उनका सपोर्ट कर रहे थे। बट धीरे धीरे उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, दुश्मनी खुले में उन्होंने करनी शुरू कर दी, हॉस्टिलिटी यानी कि दुश्मनी कर देना। फ्रॉम द लास्ट ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी के लास्ट ईयर्स चल रहे थे तो उस टाइम क्या होता है, द एट्रोसिटीज़ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेम सीवियर। एट्रोसिटीज़ होता है क्रूअल एंड वायलेंट एक्शंस, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने जो भी निर्दयी और वायलेंट एक्शंस करने शुरू कर दिए थे और बहुत भयंकर हो गए थे उनके, ये जो भी टॉर्चर कर रहे थे वो लोगों को परेशान कर रहे थे किसी अलग अलग तरीक़ों से। तो ये जो एट्रोसिटीज़ थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत सीवियर हो जाती हैं और ज़्यादा भयंकर हो जाती है 19th सेंचुरी के एंड में आते आते। लोगों को और भारतीयों को, लोगों में भी भारतीयों को परेशान करना उन्होंने शुरू कर दिया था। द इंडियंस रियलाइज दैट, इंडियंस ने ये उन्हें महसूस दे गया, उन्हें विश्वास हो गया, उन्हें अंदाज़ा हो गया, उन्हें रियलाइज़ हो गया भारतीयों को दैट प्रेयर एंड पेटिशन वर नॉट इनफ, कि प्रेयर और पेटिशन ही काफ़ी नहीं हैं। प्रेयर आपको पता है प्रार्थना करना, और पेटिशन यानी कि वो लोग क्या चाहते थे कि प्रेयर करें, ठीक है, किससे, कि हम इंडियंस जो हैं हमारी परेशानियों की प्रार्थना करें, यानी कि उनके सामने बोलें प्रार्थना के रूप में, या पेटिशन दें। पेटिशन मैंने आपको बताया था फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जो हम किसी को देते हैं, यानी कि अर्जी दाखिल कर देना, तो ये काफ़ी नहीं है। तो ये बात इंडियंस को बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गई। अ स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स वॉज व्हाट वॉज रिक्वायर्ड। एक किस चीज़ की ज़रूरत थी वहाँ पर, प्रेयर और पेटिशन के अलावा एक स्ट्रगल होना चाहिए था लोगों में कि अपने अधिकारों के लिए वो लोग लड़ें, ये इस चीज़ की ज़रूरत थी। तो ये था आपका क्या, मॉडरेट फेज़। अब हम पढ़ते हैं राइज ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या थे, अब ये हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, कौन से पीरियड में, 1905 के बाद, ठीक है, 1905 तक वो मॉडरेट फेज़ रहा था। उसके बाद क्या होता है, न्यू ट्रेंड्स बिगिन टू अपीयर इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था उसमें नए नए ट्रेंड्स यानी कि न्यू टर्न्स आने शुरू हो जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्रपाल वर दी लीडर्स हु ब्रॉट अबाउट दिस चेंज। ये लीडर्स थे जिनकी वजह से कुछ चेंजेस आए, ठीक है। दे सेड दैट, उनका क्या, उन्होंने कहा दैट द एम ऑफ द इंडियंस शुड बी स्वराज, भारतीयों का एम जो है वो स्वराज होना चाहिए। दे क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट,
जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, अर्ली नेशनलिस्ट जो अर्ली लीडर्स थे कांग्रेस के, जो भी हमने पढ़े मॉडरेट फेज के जो लीडर्स थे, उनका एम के वो खिलाफ थे, उनकी पॉलिसीज़ के वो खिलाफ थे। कौन? ये जो नए लीडर्स आए थे नेशनलिस्ट मूवमेंट में, ठीक है। एंड सेड दैट, और उनका क्या कहना था, पीपल हैव टू रिलाई ऑन देयर स्ट्रेंथ रेदर देन प्रेयर एंड पेटिशन, कि लोगों को अपनी ताकत पर विश्वास रखना चाहिए, ना कि प्रेयर एंड पेटिशन पर, ठीक है। उन्हें निर्भर, रिलाई मीन्स किसी चीज़ पर डिपेंड होना, तो लोगों को डिपेंड होना चाहिए। लोगों को किस चीज़ के लिए डिनोट कर रहे हैं? इंडियंस को। तो इंडियंस को डिपेंड होना चाहिए किस पर? उनकी स्ट्रेंथ पर, अपनी ताकत पर विश्वास रखना चाहिए हमें, ना कि प्रेयर एंड पेटिशन पर। यानी कि इस चीज़ पर विश्वास नहीं रखना चाहिए कि आप उनकी क्या करोगे, उनके सामने गिड़गिड़ाओगे, प्रेयर करोगे, उनके सामने अर्जी दाखिल कर रहे हो, तो वो लोग सुनते ही नहीं। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पर क्या रहना चाहिए? डिपेंड रहना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक रेज दी फेमस स्लोगन, तो बाल गंगाधर तिलक ने यहीं पर एक अपना फेमस जो उनका स्लोगन है वो दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। द मेथड्स दे सजेस्टेड टू अचीव इट वर, कुछ मेथड्स उन्होंने बताए थे कि हम कैसे स्वराज पा सकते हैं, और कौन कौन से मेथड्स बताए थे? इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द मासेस, मासेस यानी बहुत सारे लोगों का, सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और उन सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी हमें स्वराज मिलेगा। नेक्स्ट उन्होंने बताया रिवाइविंग पॉपुलर फेस्टिवल्स टू स्प्रेड पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंग द पीपल, जो हमारे पॉपुलर फेस्टिवल्स थे उन्हें रिवाइव करना, यानी कि उन्हें फिर से ज़िंदा करना, ताकि लोगों में पॉलिटिकली क्या हो, अवेकनिंग जागे, एक जागरूकता आए लोगों में। प्रिपेयरिंग पीपल फॉर सेक्रीफाइसेस इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, उनका ये भी कहना था कि हमें लोगों को इस तरीके से प्रिपेयर करना होगा, इस तरीके से तैयार करना होगा ताकि वो लोग देश के हित में क्या कर दें, अपने बलिदान भी दे सकें। न्यू मेथड्स ऑफ एजिटेशन, एजिटेशन क्या होता है? पब्लिक प्रोटेस्ट, यानी कि कैसे विद्रोह करना है लोगों को। ऐसे मेथड्स जैसे हड़ताल करना, बॉयकॉट करना, जो फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना, उन्होंने बताया कि उनका बहिष्कार करना है। जो हमें अंग्रेज़ क्या दे रहे हैं, अपना सामान लाए थे वो लोग यहाँ पर, ठीक है, तो उस चीज़ का बॉयकॉट करना है। एंड सर्विसेज जो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी हैं उनका हमें बॉयकॉट करना है। तो ये सभी न्यू मेथड्स थे एजिटेशन के, यानी कि पब्लिक प्रोटेस्ट के। जब कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती तब दंगे फसाद कर देना या फिर किसी चीज़ का बहिष्कार कर देना, जैसे चाइना के माल का बहिष्कार किया जा रहा है, तो बायकॉटी तो किया जा रहा है, तो ये एजिटेशन होता है, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स बताए थे, इन तरीके से वो लोगों में ये फीलिंग्स जगा कर क्या कर सकते हैं, लोगों में नेशनलिज्म ग्रो कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं। न्यू ट्रेंड्स हैड क्रेप्ट इनटू द कैरेक्टर ऑफ द नेशनल मूवमेंट, न्यू ट्रेंड्स आ ही रहे थे, जैसे अभी ये चेंजेस आए फिर और चेंजेस आने शुरू हुए, और ज़्यादा चेंजेस आने लगे थे नेशनल मूवमेंट में। देयर वॉज अ ट्रांजिशन एज लीडरशिप चेंज एंड पास्ड ऑन फ्रॉम द अर्ली नेशनलिस्ट टू द रेडिकल नेशनलिस्ट, एक ट्रांजिशन फेज आ जाता है, एक चेंजिंग फेज आ जाता है, क्योंकि लीडरशिप जो थी वो चेंज होकर पास ऑन हो गई। पहले लीडरशिप थी अर्ली नेशनलिस्ट के पास, ठीक है, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह थे, है ना, उनसे रेडिकल नेशनलिस्ट के पास आ जाती है क्या, लीडरशिप। रेडिकल नेशनलिस्ट कौन थे? जो न्यू लीडर्स आए थे, जैसे गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इनके पास लीडरशिप आ जाती है। आगे बोल रहा है इवेंट्स इन अब्रॉड एंड इन इंडिया हेल्प टू स्ट्रेंथन द नेशनल सेंटिमेंट्स एंड थिंकिंग ऑफ द इंडियंस, जो विदेश में, जो दूसरे शहरों में जो इवेंट्स हो रहे थे, जो भी घटनाएं हो रही थी, और भारत में जो भी घटनाएं हो रही थी, इसकी वजह से जो भारतीयों में नेशनल सेंटिमेंट्स हैं, यानी कि जो उनके देश के प्रति जो उनके भाव हैं, उसे मजबूत करने में हेल्प मिली और लोगों की सोच भी बदलने में हेल्प मिली। द एंटी पार्टीशन मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड ऑन 7 अगस्त 1905, एंटी पार्टीशन मूवमेंट लाया गया कब? 7 अगस्त 1905 में। ऑन दैट डे, उस दिन अ मासिव डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द पार्टीशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द टाउन हॉल इन कलकत्ता, कलकत्ता में टाउन हॉल है, तो वहाँ पर 7 अगस्त 1905 को क्या किया गया, एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, कि इस चीज़ का डेमो दिया गया कि पार्टीशन के अगेंस्ट डेमो दिया गया, कहाँ पर? टाउन हॉल में। फ्रॉम दिस मीटिंग, इस मीटिंग में क्या हुआ, डेलीगेट्स डिस्पर्स टू स्पोर्ड ट्रू मूवमेंट टू द रेस्ट ऑफ द प्रोविंस, डेलीगेट्स जो थे वो कहाँ चले गए? ट्रू मूवमेंट के लिए बाकी के एरियाज़ में चले गए। डेलीगेट्स यानी जो दिल्ली के लोग थे वो लोग, ठीक है। ये आपको लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक जी दिखाए हुए हैं।
तो ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ था 7 अगस्त 1905 को। अब देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करते हैं। एंटी पार्टीशन मूवमेंट चला था ना, तो उसी की बात है ये। तो पहले पार्टीशन हुआ था बंगाल का 1905। द प्रपोजल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज मेड बाय देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन इन जुलाई 1905। पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो प्रपोजल था, ठीक है, जो उनका व्यू था कि बंगाल का पार्टीशन करना है, इस चीज़ के प्रपोजल को किसने दिया था? उस टाइम पर जो वाइसरॉय थे इंडिया के, लॉर्ड कर्जन ने दिया था जुलाई 1905 में। उस टाइम पर बंगाल इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। तो बंगाल में और कौन कौन से एरिया आते थे उस टाइम पर? बिहार और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स आते थे। किसमें? बंगाल में। एंड वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंसेस। और जो आपका बंगाल था वो एक बहुत, जितने भी लार्जेस्ट प्रोविंसेस थे उनमें से एक था बंगाल। एंड एन एक्सक्यूज़ वॉज गिवन दैट, और एक एक्सक्यूज़ दिया गया, एक बहाना टाइप दिया गया, एक एक्सक्यूज़ दिया गया दैट बंगाल वॉज टू लार्ज टू बी गवर्न एफिशिएंटली। एक एक्सक्यूज़ क्या दिया गया उस प्रपोजल में कि बंगाल जो है वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसे एफिशिएंटली गवर्न नहीं किया जा सकता है, सही से नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए तो पार्टीशन के लिए बोला गया। ब्रिटिश वांटेड टू वीकन द फ्रीडम मूवमेंट। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि जो फ्रीडम मूवमेंट ये इन्होंने चलाया है पार्टीशन के थ्रू, उसे कमज़ोर कर दिया जाए। इंस्टीड ऑफ सेपरेटिंग ओडिशा एंड बिहार फ्रॉम बंगाल, ईस्ट बंगाल वॉज पार्टीशन ऑफ फ्रॉम बंगाल। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया? वो भी बहुत चालाक थे। उन्होंने क्या किया? बंगाल से उड़ीसा और बिहार को सेपरेट करने की जगह उन्होंने बंगाल का जो ईस्ट बंगाल का एरिया था ना, वो पार्टीशन ऑफ कर दिया, उसका बंटवारा कर दिया। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू, उनका दूसरा और ऑब्जेक्टिव क्या था? टू क्रिएट हिंदू मुस्लिम एनमिटी एंड डिसयूनिटी। वो लोग क्या चाहते थे? अब इस टाइम पर हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे, वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम में दुश्मनी हो जाए और वो डिसयूनाइट हो जाए, अलग अलग टूट जाए, यानी कि हिंदू अलग हो जाए, मुस्लिम अलग हो जाए, वो ये चाहते थे। Division of Bengal was on communal lines as the majority of the people in the East Bengal were Muslims, while the majority of people in West Bengal were Hindus. अब ये जो बंगाल का डिवीज़न हुआ था वो कम्युनल लाइंस पर हुआ था, यानी कि कम्युनिटी, जो अलग अलग कम्युनिटी रह रही थी, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे ईस्ट बंगाल में मुस्लिम्स थे और वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटी में कौन रहते थे? हिंदूज़ रहते थे। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में ये हुआ था। अब ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट था इसमें क्या हुआ ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द एंटी पार्टीशन मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड ऑन, कब स्टार्ट हुआ था? 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब एक बात और बता दूँ, ईस्ट बंगाल में ना यहाँ पर ये बांग्लादेश वाला एरिया आ गया था आपका, ठीक है। ऑन दैट डे, उस दिन क्या हुआ? मासिव डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट दी पार्टीशन। पार्टीशन जो हुआ था, ये वाला पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था, उसकी अगेंस्ट एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया गया लोगों को, ठीक है। एक बहुत बड़ा डेमो दिखाया गया टाउन हॉल कलकत्ता में। इस मीटिंग से क्या हुआ? डेलीगेट्स डिस्पर्स्ड टू स्प्रेड दी मूवमेंट टू रेस्ट ऑफ दी प्रोविंस। जो डेलीगेट्स थे, यानी कि जो दिल्ली से आए हुए लोग थे, वो इस मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए, एंटी पार्टीशन मूवमेंट को सारे में फैलाने के लिए अलग अलग और दूसरे एरियाज़ में चले गए। दी पार्टीशन ब्रॉट दी अर्ली नेशनलिस्ट एंड दी रेडिकल नेशनलिस्ट टुगेदर। इस पार्टीशन की वजह से, कौन से पार्टीशन? बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसकी वजह से जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, यानी कि जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह थे, वो और रेडिकल नेशनलिस्ट एक हो गए, इकट्ठे आ गए, ठीक है। रेडिकल नेशनलिस्ट में कौन थे? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक, है ना। इट इंस्टिल्ड द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियंस। अब अर्ली नेशनलिस्ट और रेडिकल नेशनलिस्ट एक हो गए थे, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ? भारतीयों में नेशनलिज्म की फीलिंग और इंस्टिल हुई और इंक्लूड हुई, और लोगों में क्या हुआ? एक नेशनलिज्म की फीलिंग जागी, बहुत ज़्यादा हो गई। इट ऑल्सो एनकरेज इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री एज ब्रिटिश गुड्स वर बॉयकॉटेड। और इसकी वजह से, जैसे उन्होंने बताया था, बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि ब्रिटिश गुड्स को अगर हम बॉयकॉट कर दें, उनका बहिष्कार कर दें, अंग्रेज़ों के सामान का क्या कर दें, हम बहिष्कार कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं? स्वराज पा सकते हैं। तो उन्होंने यही किया था, ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर दिया, तो इंडियन ट्रेड जो था, भारत का जो व्यापार था, भारत की जो इंडस्ट्रीज़ थी, उन्हें एनकरेजमेंट मिला, उन्हें प्रोत्साहन मिला और वो लोग और काम करने लगे। दिस अराउज द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट अमंग द पीपल। इन सभी चीज़ों की वजह से लोगों में सेल्फ रिलायंस, यानी कि अपने ऊपर निर्भर रहना, सेल्फ रेस्पेक्ट की फीलिंग जागी। इंडियन लिटरेचर वॉज एनरिच्ड विद स्टोरीज एंड पोएम्स बाय रिनोन्ड पोएट्स लाइक रविंद्रनाथ टैगोर। इंडियन लिटरेचर जो था, जो भारतीय साहित्य था, उसमें बहुत सारी स्टोरीज और पोएम्स लिखी जाने लगी फेमस पोएट वगैरह के द्वारा, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही फेमस पोएट रह चुके हैं ये,
अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 में व्हेन द पार्टीशन टुक इफेक्ट, अब ये पार्टीशन जब हुआ, इट वॉज ऑब्जर्व्ड एज अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री में हम इसे ब्लैक डे बोलते हैं। इट हर्ट इंडियंस वेरी बैडली, इस पार्टीशन की वजह से भारतीयों को बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ। एंड वॉज ऑब्जर्व्ड एज अ डे ऑफ मॉर्निंग, और शोक का दिन, मॉर्निंग MOR वाला नहीं है, ये MOUR यानी कि शोक वाला दिन, बहुत ही जब किसी की मौत हो जाती है तब हम शोक सभा रहती है ना, तब तो उस दिन की तरह इसे ऑब्जर्व किया जाता है। कौन से दिन को? 16 अक्टूबर 1905 को। ये था आपका एंटी पार्टीशन मूवमेंट। अब हम पढ़ते हैं स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट क्या हुआ था। स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, इन्हें शॉर्ट में लिख दिया लाल बाल पाल। इनकी लीडरशिप के अंडर क्या हुआ, द कांग्रेस डिसाइडेड टू लॉन्च द स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम स्वदेशी मूवमेंट और बाइकॉट मूवमेंट लॉन्च करेंगे। द पीपल वर आस्क्ड टू यूज़ ओनली इंडियन गुड्स, स्वदेशी यानी कि अपने देश का ही सामान यूज़ करना है, बॉयकॉट किसे करना है, किसी भी चीज़, बॉयकॉट होता है यानी कि देखिए आपको लिखा हुआ है रिफ्यूज़ल टू यूज़ एंड बाय समथिंग, किसी चीज़ को खरीदना और यूज़ करने से रिफ्यूज़ कर देना कि हम ना तो इसे खरीदेंगे ना ही यूज़ करेंगे। तो किस चीज़ का बाइकआउट कर रहे थे वो, अंग्रेज़ों के सामान का, जो अंग्रेज़ी सामान था उसका क्या कर रहे थे वो लोग, बाइकआउट कर रहे थे। तो लोगों को ये बोला गया कि सिर्फ वो भारतीय सामान ही खरीदें, भारतीय सामान ही यूज़ करें और ब्रिटिश गुड्स को ना खरीदें ना ही उसे यूज़ करें। द मूवमेंट स्प्रेड अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, भारत के जितने भी जनसंख्या थी उसके सभी सेक्शंस में ये जो मूवमेंट था ये फैल जाता है। स्टूडेंट्स एंड वुमेन ऑल्सो टुक एक्टिव पार्ट इन दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट में जो छात्र थे और जो औरतें थी उन्होंने भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। स्वदेशी एंड बाइकआउट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली गुड्स, इसमें सिर्फ सामान की ही बात नहीं हो रही थी, बट इट इंक्लूडेड एनीथिंग एंड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश रूल। ऐसा नहीं था कि स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट जो था इसमें सिर्फ सामान की ही बात हो रही थी, इसमें और भी वो सभी चीज़ें आती हैं जो ब्रिटिश रूल से जुड़ी हुई हैं, अंग्रेज़ों के शासन से जुड़ी हुई हैं। द मेन एम ऑफ द इंडियंस वॉज टू फोल्ड, दो एम थे भारतीयों के। अब क्या थे, टू प्रेशराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू विदड्रॉ द पार्टीशन, पहला एम तो उनका ये था भारतीयों का कि ब्रिटिश सरकार को इतना प्रेशराइज कर देना है कि वो पार्टीशन जो उन्होंने किया है बंगाल का, है ना, कितनी चालाकी से बंगाल का पार्टीशन किया था, तो उसे विड्रॉ कर लें, उसे वापस ले लें उस पार्टीशन को। एंड दूसरा था उनका टू एनकरेज इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और भारत का जो व्यापार है, जो भारतीय इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें क्या करें, एनकरेज करें। इनके ये दो मेन एम थे, ठीक है। ड्यूरिंग द स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट ह्यूज बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन गुड्स वर लिट इन पब्लिक प्लेसेस, जब ये मूवमेंट चला था तो पब्लिक प्लेस जो थे वहाँ पर फॉरेन गुड्स यानी कि जो अंग्रेज़ों का सामान था, अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया जो सामान था, उनके बॉनफायर्स जला दिए गए, समझ रहे हो ना, बॉनफायर्स यानी कि उन्हें आग में जला दिया गया सारा सामान। फाइनली इन 1911 में द ब्रिटिश एन्यूल्ड द पार्टीशन, एन्यूल्ड मीन्स रद्द कर देना, क्या कर देना, रद्द कर देना, रद्द कर दिया पार्टीशन। उन्होंने इतना प्रेशराइज कर दिया भारतीयों ने कि 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये क्या करना पड़ा, एन्यूल करना पड़ा, यानी कि रद्द करना पड़ा। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट है ये प्रमोटिंग स्वदेशी गुड्स, जिसमें स्वदेशी सामान को क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, बाय स्वदेशी, है ना, घर का अपना देश का बना हुआ ही सामान खरीदना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई हुई हैं। इसके बाद ये लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, द सूरत स्प्लिट। देयर वॉज डिसएग्रीमेंट बिटवीन द अर्ली नेशनलिस्ट एंड द रेडिकल्स, अब उस टाइम पर तो इकट्ठे हो गए थे अर्ली नेशनलिस्ट और रेडिकल्स, अब इनके बीच में फिर डिसएग्रीमेंट हो जाता है, यानी कि इनका किसी बात पे सहमति नहीं बनती है। द डिफरेंसेस डिवाइडिंग द टू विंग्स ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट कुड नॉट बी केप्ट इन चेक फॉर लॉन्ग, यानी कि इनकी जब सहमति नहीं हो पाती है तो इसकी वजह से ये जो नेशनलिस्ट के दो विंग्स थे, दो विंग कौन से हो गए, अर्ली नेशनलिस्ट और रेडिकल्स, ये इकट्ठे नहीं रह सके ज़्यादा टाइम के लिए। द यूनिटी बिटवीन द अर्ली नेशनलिस्ट एंड रेडिकल नेशनलिस्ट वाज शॉर्ट लिव्ड, यानी कि इन दोनों की जो यूनिटी थी, जो अर्ली नेशनलिस्ट एक हो गए थे और रेडिकल नेशनलिस्ट इकट्ठे हो गए थे, ये दोनों, इनकी जो एकता थी वो शॉर्ट लिव्ड थी, यानी कि ज़्यादा लंबी नहीं चली। इन 1907 में एट दी सूरत सेशन पे द अर्ली नेशनलिस्ट एक्सपेल्ड द रेडिकल नेशनलिस्ट फ्रॉम द कांग्रेस, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने रेडिकल नेशनलिस्ट को कांग्रेस से निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया।
दिस स्प्लिट इज़ फेमसली नॉन एज सूरत स्प्लिट। इस स्प्लिट को हम सूरत स्प्लिट बोलते हैं एज इट हैपन ड्यूरिंग द सूरत सेशन ऑफ 1907 ऑफ कांग्रेस। क्योंकि ये जो सूरत स्प्लिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्प्लिट तब हुआ था जब कांग्रेस का 1907 में सूरत सेशन चल रहा था। दे बिगेन टू फंक्शन एज अ सेपरेट ग्रुप टिल 1916। और अर्ली नेशनलिस्ट ने क्या किया, वो सेपरेट ग्रुप की तरह काम करने लगे 1916 तक, इसलिए हम इसे सूरत स्प्लिट बोलते हैं। आई होप गाइज आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम ये चैप्टर एट अ ग्लांस जो हम पॉइंट्स पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, देन आपका चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे जो आपका इस बुक का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।